हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है उसको शुरू कर सकें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। हम अपनी जो यूनिट 3 है क्लाइमेटोलॉजी वो कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आपका जो टॉपिक 1 है ओरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वो हम करेंगे। और अब हमारा इस क्लास में आपका जो टॉपिक 1 है ओरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से जो क्वेश्चन भी आए हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे हुआ है, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। हमने ये पढ़ लिया था। बेटे क्लास को जल्दी ज्वाइन किया करो, ज्यादा लेट मत किया करो, 5 मिनट के अंदर क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। तब तक के लिए हम एक बार इसको पढ़ते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे है, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस है, गैस के साथ साथ वाटर वेपर है, वाटर वेपर के साथ साथ एरोसोल है। एरोसोल्स क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो गैस है, गैस दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस और दूसरी होती है आपकी वेरिएबल गैसेस। कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस कौन सी होती है? कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस वो गैसेस होती है जिनका प्रपोर्शन या जिनका रेशियो, जिनका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में हमेशा सेम रहता है, उनको बोला जाता है आपका परमानेंट गैसेस। और आपकी वेरिएबल गैसेस कौन सी होती है? वेरिएबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है, जो वेरी करती रहती हैं, जिनका प्रोपोर्शन वेरी करता रहता है, वो होती हैं आपकी वेरिएबल गैसेस। ठीक है। और उसके बाद आपको ये बताया गया था कि एटमॉस्फेरिक गैस की जो स्टडी थी वो शुरुआत हुई थी 1772 में। और आपका जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है उसकी खोज की थी। और इनके नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस की खोज आपकी की थी रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने इस नाइट्रोजन गैस को मेफ्टिक एयर भी बोला है। और ऐसे ही ऑक्सीजन जो गैस है उसको डिस्कवर किया है आपके जोसेफ प्रिस्टले ने। ओके। और सबसे लास्ट में जो आपकी गैस का डिस्कवर हुआ था वो आपकी आर्गन गैस का हुआ था 1874 में। ठीक है। अब ये देखो, ये गैसेस का जो पोर्शन है आपके लिए, ये जो टेबल है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके गैसेस और ये इसका परसेंट और इसका कंसेंट्रेशन और इनका ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। ये जो गैस है इन गैस का ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना। सबसे ज्यादा रेशो में है आपकी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के बाद है आपका ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बाद है आपका आर्गन, आर्गन के बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका नियोन, नियोन के बाद आपका हीलियम, हीलियम के बाद आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद यहाँ पे देखो आपका जेनन है, जेनन के बाद आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो और आपको देखो क्या याद करना है इन गैसेस में, ये इनका ये जो केमिकल नेम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन को लिखते हैं हम N2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, आर्गन को लिखते हैं AR, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2, नियोन को लिखते हैं Ne, हीलियम को लिखते हैं He, क्रिप्टॉन को लिखते हैं Kr और हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इन्हीं से आया था, 2021 में जो आपका क्वेश्चन आया था ना वो ऐसे ही आया था। आपको जो क्रिप्टॉन है ना वो बड़े वर्ड में लिख के दे दिया था और हाइड्रोजन भी बड़े छोटे वर्ड में लिख के दे दिया था। तो आपको बताना था कि इनमें आपको 4 दे रखे थे, उन 4 में से ये बताना था जिसका केमिकल नेम ठीक से लिखा हुआ। अब परसेंटेज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज में है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आर्गन, आर्गन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपका नियोन, नियोन के बाद आपका हीलियम, हीलियम के बाद आपका क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन और ऐसे ही कंसेंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको याद रखनी है। उसके बाद आप जो मेजर आपकी कांस्टेंट गैसेस हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में देख लो, आपकी जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिर गैसें कौन सी है जिनका प्रोपोर्शन, जिनका रेशो स्टेबल है, सेम है। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है देखो आपका कांस्टेंट गैस, स्थिर गैस या कांस्टेंट गैसेस कौन सी होती है, ऐसी गैसेस जिनकी जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है हमेशा। तो जो नाइट्रोजन है उसका सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेरिक गैस में। अगर आपसे पूछा जाए पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी गैस का, तो वो है आपका नाइट्रोजन गैस का। बट इट इज नॉट एज मच एक्टिव एज अदर कांस्टेंट गैसेस, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये बहुत जल्दी किसी और गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये एक्टिव नहीं है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स इन बायोस्फीयर। और जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके पूरे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही जो नाइट्रोजन की वजह से है वो क्या है, आपको एमिनो एसिड्स मिल पाता है। और एमिनो एसिड्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर किसी को, चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपके लिविंग बीइंग हो, चाहे वो आपके पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, उन सब को जो है इस एमिनो एसिड की जो मात्रा है, ये एमिनो एसिड्स की जो क्वांटिटी है वो चाहिए। और ये एमिनो एसिड कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन गैस से। और एक बात याद रखना, नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली जो आपके लिविंग बींग्स है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे हम तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनहेल एक्सेल कर देते हैं, नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज कर देते हैं, लेकिन जो लिविंग बींग्स है ना वो डायरेक्टली हम भी आते हैं, हम भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है ना एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, ये बात याद रखना। और ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से आग पर कंट्रोल पाया जाता है, आपकी देखो दो चीजें हैं, एक तो वो गैस है जिसकी वजह से आग लगती है,
और एक वो गैस है जिसकी वजह से आग कंट्रोल होती है। अगर आपकी नाइट्रोजन गैस एब्सेंट होगी और कहीं पर आपकी फायर लग जाती है तो वो फायर कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के एब्सेंस में हम इस फायर पर कंट्रोल नहीं पा सकते। ये आग बुझाने में हेल्प करती है, जबकि ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली, rather they obtain nitrogen in form of ammonium salts and nitrate through their roots from the soil, while animals get nitrogen from the plants and their products by eating them। तो वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। ठीक है, जो आपके प्लांट्स वगैरह है ये कैसे नाइट्रोजन को यूज करते हैं या कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं, तो जो सोयल है, सोयल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो उस सोयल से जो आपका जो सोयल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन गैस को एमोनियम एसिड नाइट्रेट में चेंज करते हैं, फिर अमोनियम और नाइट्रेट को जो आपके प्लांट्स है वो यूज करते हैं, और प्लांट्स में जब नाइट्रोजन का ट्रांसफर होता है तो उन प्लांट्स को एनिमल खाते हैं। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन का एक पूरा साइकिल चलता है, और इस साइकिल को हम जो बायो जियोकेमिकल साइकिल करेंगे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में, वहां पे आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बता दिया। हिंदी में भी देख लो कि जो जीवित जीव सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि वे मिट्टी से अपनी जड़ों के माध्यम से अमोनियम लवण और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जबकि जानवर पौधे और उनके उत्पादों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आपकी नाइट्रोजन साइकिल का एक पूरा साइकिल है जो आपको पढ़ना है, और ये साइकिल आप बायोजियोकेमिकल साइकिल के दो टाइप होती है, एक होती है आपकी गैसियस साइकिल और एक होती है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। जो गैसियस साइकिल है उसका क्या रोल होता है, गैसियस साइकिल आपकी एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर दोनों से कनेक्ट होती है, ये इधर चलते हैं। लेकिन आपकी जो सेडिमेंट्री साइकिल है ना, सेडिमेंट्री साइकिल का मोस्टली जो काम होता है ना वो सिर्फ लैंड पर होता है। सेडिमेंट्री साइकिल में जैसे आपका सल्फर और आपका फोस्फोरस, ये दो आपकी सेडिमेंट्री साइकिल हैं। ठीक है, आपकी जो गैसियस साइकिल है ना, गैसियस साइकिल में आपका लैंड पार्ट, ओशियन पार्ट और आपका एटमॉस्फेयर पार्ट तीनों का काम होता है, जबकि आपका जो गैस सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल में सिर्फ लैंड पार्ट पर ही जो है साइकिल चलती है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री बोला जाता है और इसको बोला जाता है आपका गैसियस साइकिल। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं जो आपका एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन होती है ना, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट अर्थ पे जो आपके एनिमल्स है वो ईट नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन का पहले न्यूट्रिफिकेशन होता है। न्यूट्रिफिकेशन आपका तीन तरीके से होता है, यानी कि नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं ताकि जो सोयल के लिविंग बींग्स है वो इसको यूज कर सके। जैसे हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं न्यूट्रिफिकेशन के लिए, या फिर हम जो आपकी जो ये बिजली चमकती है ना, बिजली गरजती है जब बारिश होती है, तो वो क्या करती है, इस नाइट्रोजन के N2 को के बॉन्ड को तोड़ देती है। तो तब आपका जो है नाइट्रोजन को आपका ये जो एनिमल्स वगैरह इनमें जाता है। और एक होता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कोई भी दो वस्तु हैं, अगर ये इससे कुछ ले रहा है तो ये भी इसको बदले में कुछ देगा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इस तरीके का जो डिपेंडेंस वाला रिलेशन होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड है आपकी ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन केमिकली वेरी एक्टिव है। अब ये एक्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो दूसरी गैस के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है।
about 70% atoms in living matter and play a very important role in formation of carbohydrate, fats and protein. ये कहते हैं कम से कम जो 70% है हमारे लिविंग मैटर का, वो इस ऑक्सीजन से मिल बना है, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को बनाने के लिए। और आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन तीनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो मोस्टली मिलती है वो 60 किलोमीटर तक मिलती है, यानी कि आपका लोअर एटमॉस्फेयर तक मिलती है आपकी ऑक्सीजन की मैक्सिमम जो क्वांटिटी है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर चलते हो तो आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वाइल डाइसोशिएटेड ऑक्सीजन इज प्रेजेंटेड अबव द, डाइसोशिएटेड यानी कि जो आपकी सिर्फ ऑक्सीजन का सिर्फ एक पार्टिकल, अलग हुई पार्टिकल ओ, ये कहाँ मिलता है? ये आपका 60 किलोमीटर से ऊपर मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं ओजोन कैसे आ गया। एक मिनट पे थे, ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है। अब आपका जो थर्ड गैस है वो है ओजोन। ओजोन आपकी लाइफ सेविंग गैस है, ये मैंने आपको बताया था। ओजोन आपकी एक जीवनदायिनी या जीवन रक्षक गैस है। अब ये जीवन रक्षक गैस कैसे है पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो आपका जो अर्थ का एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे है, आपकी 5 लेयर है, ये मैंने आपको बताई थी। ये आपकी अर्थ है, तो ये आपका क्या है? ट्रोपोस्फियर, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और आपका एक्सोस्फियर। अभी स्ट्रेटोस्फियर में 12 से 35 किलोमीटर के बीच में आपकी एक लेयर है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। O3 से लिखते हैं हम इस ओजोन को। अब ये ओजोन को आप पृथ्वी का अम्ब्रेला यानी कि आप अम्ब्रेला ऑफ अर्थ बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो बायोलॉजिकल फर्नेंस भी बोल सकते हो ओजोन को। ठीक है, अब ये आप इसको अम्ब्रेला क्यों बोलते हो? देखो, क्योंकि आपकी ये ओजोन जो गैस है, आपकी देखो ये जो ओजोन गैस है ना, ये रही, ये क्या ओजोन लेयर, ये क्या करती है, यहाँ पे आपका सन है, ये सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है। अब ये जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, तो आपकी ये जो ओजोन है ये क्या काम करेगी, इस सोलर रेडिएशन को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर देगी, और एक तरीके से सिर्फ उन सोलर रेडिएशन को अर्थ पे नीचे भेजती है जो अर्थ पे ज्यादा नुकसान ना करती हो। एक तरीके से छलनी का काम करती है, जैसे हम चाय बना के छलनी से छान देते हैं ना उसको, ऐसे ही आपका जो ओजोन लेयर है वो भी एक छलनी का काम करती है, क्योंकि ये आपका जो भी सन से इंसोलेशन आ रही है उसको, मैक्सिमम इंसोलेशन को तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़ी बहुत इंसोलेशन को ही ये नीचे जाने देती है। ठीक है, और अब देखो, क्योंकि हमारा ये जो ओजोन है, ओजोन जो लेयर है उसकी जो मोटाई, अब ये होल का मतलब, अब आप सबने सुना होगा कि ओजोन में होल हो रहा है। ओजोन में होल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई छेद हो गया इसमें, नहीं। ओजोन में होल होने का मतलब है कि पहले ये लेयर इतनी मोटी थी, इसकी मोटाई इतनी थी, अब इसकी मोटाई क्या है? इतनी रह गई है। तो मोटाई कम होने की वजह से अब क्या हो गया है? ये सोलर रेडिएशन ज्यादा हमारी अर्थ पर आ रही है, और जब आपकी सोलर रेडिएशन अर्थ पर ज्यादा आएंगी तो क्या होगा? हमें धूप ज्यादा मिलेगी, धूप ज्यादा मिलने की वजह से सब कुछ जल जाएगा। जो वाइट स्किन वाले पीपल है उनको कैंसर का जो बीमारी है उससे खतरा होता है। ठीक है, कैटरेक्ट की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी जो बीमारी है वो लग जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, और आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको आपका जीवन रक्षक गैस बोला जाता है। और ओजोन को ऑक्सीजन का एक तीन, यानी कि ओजोन कैसे मिलती है?
जब ओजोन में एक और ऑक्सीजन का एटम मिल जाता है, उससे बनता है आपका O3। ठीक है, तो O3 के रूप में परिभाषित किया होता है, और यह एक तीखी गंध वाली हल्की नीली जलन पैदा करने वाली गैस है। यानी कि कैसी है? इट इज अ फेंटली ब्लू इरिटेटिंग गैस विद कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट यानी कि बहुत तीखी स्मेल है इसकी। अब इसका कंसंट्रेशन याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ओजोन का 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड, 12 से 35 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। एग्जाम में कहीं पे आपका 15 से 30 लिखा हो तो वो भी ठीक है, और 12 से 35 लिखा हो तो वो भी ठीक है। और ये कहते हैं देयर हैज बीन मच ह्यू एंड क्राई अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। और ये तो वही बात है कि 1987 से ओजोन की कमी को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओजोन की जो ये मोटाई कम हो रही है, इसको लेके क्या हो रहा है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो हो रहे हैं। उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो लगातार करे जा रहे हैं। आपकी यूएन में बैठक हो रही है इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा किसके ऊपर है? इस ओजोन के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर ही है आपका। उसके बाद देखो, ये अब आपकी नेक्स्ट गैस है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये देखो, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस यानी कि ये परिवर्तनीय गैस का एक उदाहरण है, यानी कि इस गैस की मात्रा में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये देखो, आपकी जो गैस कार्बन गैस है ना, इसके दो इंपॉर्टेंस है, ये दो काम करती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये तो हमें पता ही है। और दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू इनकम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट इज ओपेक फॉर आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इसकी वजह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये समझने की कोशिश करना। सबसे पहला आपको तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस हेल्प करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपको भी पता है कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये आपको पता है ना। तो एक तो इसका मेन काम हो गया ये। दूसरा है कि आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपका एटमोस्फेयर है, और ये आपका अर्थ है। तो इसमें आपकी ये CO2 है। तो ये CO2 गैस क्या करती है? ये देखो, यहां से आपकी सोलर रेडिएशन या सन की जो रेज है वो आई। यशवंत, कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा था तो। अभी हम जो है ना गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ओजोन गैस करवा दी है, ऑक्सीजन गैस करवा दी है, और आपका नाइट्रोजन गैस के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, 22 मिनट की क्लास चली गई है। 22 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है बेटे। कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से समझ लो। अगर लास्ट में टाइम बच गया ना तो मैं आपको वो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोबारा से बता दूंगी। बट वो एक बार होता है ना कि एक बार जब शुरू में टीचर पढ़ाने लगता है तो एक बार में ही वो सारा सब कुछ पॉइंट बता देता है, और जल्दी जल्दी में फिर वो पॉइंट नहीं बताए जाते। तो आप क्या करना, लास्ट में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बता ही दूंगी, नहीं तो आपकी जो ये रिकॉर्डेड क्लास आएगी ना उसमें इसको देख लेना। ठीक है, अब ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में समझो। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप एक बार है ना इसके बारे में ना सर से, जीतू सर से बात करो, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि आपका क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है ना। टेक्निकल बातें वो सारी बता देते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी, ऐप में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो बता देंगे आपको। ओके, तो अब हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक कैसी गैस है? वेरिएबल गैस है।
वेरिएबल का गैस का मतलब है ऐसी गैस जिसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, ठीक है। और जो ये कार्बन गैस है, इसके दो इंपॉर्टेंट रोल है आपके एटमॉस्फेयर में। पहला रोल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है, यानी कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि आपके जो प्लांट है, प्लांट फूड कौन सी गैस की हेल्प से बनाते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आप जो प्लांट है वो फूड बना पाते हैं। और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन बींग जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट रोल तो आपको पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये देखो, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपेरेंट है सोलर वेव के, यानी कि ये क्या करती है, ये आपकी सन से जो सोलर वेव आती है उसको नीचे तो आने देती है, लेकिन वापस नहीं जाने देती। जो हमेशा याद रखना, आपका कोई जितना भी गर्म पदार्थ होगा, जितना बड़ा होगा, उससे जो एनर्जी आएगी वो उतने ही छोटे फॉर्म में आएगी। इसलिए सन से जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, और अर्थ से जो एनर्जी जाती है वो लॉन्ग वेव के रूप में जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला गया है। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का हिंदी में नाम है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण आपका एक मेथड है जिसकी वजह से आपकी अर्थ जो है ठंडी होती है। डेली का प्रोसेस है ये। आपका दिन में सन की जो ये वेव होती है, शॉर्ट वेव, इनसे हमारी अर्थ गर्म होती है, और रात को जो अर्थ है, रात को अर्थ इस एनर्जी को छोड़ने लगती है, और छोड़ने लगती है तो वो जो एनर्जी जाती है वो लॉन्ग वेव में जाती है, लंबी वेव में जाती है, इसलिए इसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। और इसकी वजह से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है। अब इस पॉइंट को दोबारा से समझो। आपका देखो, ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में आपकी CO2 गैस, और ये आपका सन है। इस सन से आपकी सोलर वेव आ रही है, यानी कि सन वेव आ रही है। सन वेव आपकी कैसी फॉर्म में आएगी, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में क्यों आएगी, जितना भी आपका गर्म और बड़ा पदार्थ होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो उतने ही छोटे फॉर्म में होगी, इसलिए सन से शॉर्ट वेव की फॉर्म में एनर्जी आती है। और CO2 क्या करती है, इस एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर तो आने देती है, यानी कि जब अंदर आती है तब तो इनके लिए ट्रांसपेरेंट है, आने देती है। लेकिन जब ये अर्थ वापस इस एनर्जी को छोड़ने लगती है रात को, तब इनको बाहर नहीं जाने देती, इनको यहीं पे ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी अर्थ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और इस टेम्परेचर के बढ़ने को ही क्या बोला जाता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। ये है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग। बताओ, ये आपको समझ में आया ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये वाला कंसेप्ट? ग्रीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बेटे, बहुत इजी है ये तो। बताओ जल्दी से, उसके बाद फिर हम एरोसोल के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी बताओ बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड वाला आपको क्लियर हो गया? उसके बाद इतने हम एरोसोल पढ़ लेते हैं।
एरोसोल को हिंदी में भी एरोसोल ही बोला जाता है। आपके एरोसोल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। सस्पेंडेड मतलब आपके हवा में छोटे छोटे कण जो होते हैं मिट्टी के, डस्ट के, वो क्या है, लटके रहते हैं, उसको बोला जाता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये आपका सॉलिड में होते हैं और इनका जो साइज होता है वो जैसे पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती है ना, इतना छोटा होता है। और इसको मिला के क्या बोला जाता है, एरोसोल, यानी कि आपके छोटे छोटे कण और पानी की बूंदों को मिला के क्या बोला जाता है, एरोसोल बोला जाता है। जिसमें आपका डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वोल्केनो के इरप्शन से आपके पार्टिकल्स निकलते हैं, आपके मिट्टी का कुछ कण हो सकता है, डेजर्ट के कण, रॉक के कण, ये सब होते हैं आपके एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, देखो आपको मैंने पहली क्लास में भी ये पूछा था कि जब आप, अगर कभी आपने देखा हो कि आपका ये पूरा कमरा में अंधेरा है और थोड़ा सा विंडो में एक होल रखा है या पर्दा हट रखा है और बाकी पूरे कमरे में अंधेरा है, तो यहाँ से रोशनी आ रही होगी, रोशनी के साथ साथ उसमें ना कुछ छोटे छोटे कण आपको दिखते हैं। देखा है किसी ने? इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स लटके रहते हैं हवा के साथ, वाटर वेपर के साथ, और इन्हीं की वजह से आपकी बारिश होती है। अगर आपके एरोसोल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नहीं होंगे ना, तो आपकी बारिश नहीं होती, क्योंकि वाटर वेपर को कुछ ना कुछ चाहिए जिसके अराउंड वो क्या हो सके, ठंडे हो सके, संघनित हो सके। और जब तक वे कंडेंस नहीं हो गए आपकी बारिश नहीं होगी। और कंडेंस होने के लिए उनकी क्या कंडीशन है कि उनको एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस चाहिए, एक सेंटर चाहिए जिसके अराउंड वे अपने आप को कंडेंस कर सके। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या किसी ने भी नोट नहीं किया कभी भी? किसी ने भी नहीं देखा? सुबह सुबह जब वो अंधेरा होता है और थोड़ी सी रोशनी आती है तो उसमें छोटे छोटे आपको कण से दिखाई देते हैं। दिखाती हूँ आपको वीडियो टिंडल इफेक्ट की, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये इमेज कितनी साफ दिख रही, इससे आप समझोगे। ये देखो, दिख रहा है ये आपको? ये वाला पार्ट देखो, ये थोड़ी सी रोशनी, और इस रोशनी में देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको बोला जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, आपके पूरे एटमॉस्फेयर में ये छोटे छोटे रेत के पार्टिकल, या फिर जब आपका वोल्केनो फटता है तो उस वोल्केनो के साथ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में लटके ही रह जाते हैं। बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, जिसके लिए हमें जो है क्या यूज करना होता है, या तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसे कोई टेस्ट वगैरह करना होता है तो वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज होता है, या बहुत सारे आपका अब तो न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट बन गया, बट हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन आई से ये हमें नहीं दिख सकता, बस जब रोशनी होगी तो तब देखो हम ऐसे देख सकते हैं। लेकिन एटमोस्फेयर में हम ऊपर देखो कितना रोशनी होती है, तो उस रोशनी में ये इफेक्ट नहीं, ये पार्टिकल्स जो है नहीं दिखते हैं। ठीक है, आया आपको टिंडल इफेक्ट समझ में? कभी रोशनी आए ना और देखना, कभी ऐसे रोशनी आती हो रूम में तो उसको देखना, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये रियलिटी में बेटे करके देखा करो, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं,
साल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम सी एंड ओशियन, यानी कि आपके जो नमक के कण हैं समुद्र में वे हो सकते हैं। मिट्रियोइक, यानी कि आपका कोई उल्का पिंड है, उल्का पिंड जब टकराती है किसी चीज से तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके कण हो सकते हैं। आपका कोई बैक्टीरिया है, कोई सीड है, जैसे आपका पेड़ पौधे के छोटे छोटे कण जो ना टूट टूट कर ऐसे उड़ जाते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं है। स्मोक हो गया, धुआं हो गया, सूट हो गया। हाँ बेटे, घर पर भी आती है डेली रोशनी, बिल्कुल। जैसे आप सुबह सो रहे हो ना कभी, और थोड़ा सा आपका सनलाइट आती हो पहले किसी रूम में, तो वहां पे देखना, वहां पे ना वे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, आपको मूवमेंट करते भी दिखेंगे। इसमें वीडियो में तो आपको मूवमेंट करते शो नहीं हो रहे, लेकिन रियलिटी में तब आप चेक करोगे ना, तो वो मूवमेंट भी हो रही है उनमें, वे घूम भी रहे हैं आसमान पे। देखोगे तो आपको तब पता चलेगा, ज्यादा क्लैरिटी आपको तब होगी। ठीक है। अब देखो, ये जो आपके सस्पेंडेड, यानी कि ये जो कण हो सकते हैं, ये किस किस के हो सकते हैं? नमक के कण हो सकते हैं, कोई उल्का पिंड है वो टकरा गया उसके कण हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई आपका पत्ता जो प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, आपका धुआं है या सूट है। सूट भी आपके बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने देखा है जहां पे ईंटें बनते हैं भट्टी, और वहां से आपका धुआं निकलता है, उसको सूट बोलते हैं, ग्रे सूट। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब देखो, ये जो आपका कंसेंट्रेशन है ना इनका, आपके अर्थ के पास ज्यादा है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो इनका जो ये कंसेंट्रेशन है वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है ऊंचाई बढ़ने के साथ। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो चीज है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर जो देखो, मोस्टली आपका जो ये काम होता है, आपकी इंडस्ट्री है, आपका सोयल है, वो सारी ट्रोपोस्फेयर जो बेल्ट है ना, ट्रोपोस्फेयर लेयर में आ जाता है। तो मोस्टली आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो सारे इस ट्रोपोस्फेयर में, और जितनी भी एक्टिविटी होती है ना वो सारी आपकी इस बेल्ट में ही होती है। ठीक है। जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती है ना, चाहे आपका बारिश होती है, चाहे आपका साइक्लोन आता है, वो सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसलिए आपके ट्रोपोस्फेयर को टर्बुलेंट जोन भी बोला जाता है, यानी कि झंझावत जोन, जिसमें सारी चीजें होती रहती हैं। सब कुछ आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका कोई ह्यूमन एक्टिविटी, कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं होती। स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ आपका ओजोन लेयर है, वो भी 12 से 25 किलोमीटर में। क्लाउड आपके ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में हमें कुछ बादल दिखाए जाते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी बोलते हैं, जिन्हें हम नेक्रेस क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कहते हैं कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये स्कैटरिंग सेलेक्टिव इन नेचर है। ये क्या करते हैं? सेलेक्टिव स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब है आपका जो रोशनी आती है वो, यानी कि जो सन से वेव आती है, सन से वेव इनसे टकराएंगी और चारों ओर क्या है, फैल जाएगी। और इस स्कैटरिंग की वजह से ही आपको आसमान का कलर ब्लू दिखता है, और स्कैटरिंग की वजह से ही आपको बादलों का कलर व्हाइट दिखता है। आसमान का कलर स्काई ब्लू कौन सी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है? रेलेग स्कैटरिंग की वजह से आसमान का कलर स्काई स्काई कलर दिखता है हमें, जबकि रियलिटी में हमें नहीं पता उसका कलर है ही कैसा। वो तो रिफ्लेक्शन इतनी हो जाती है, और आपका स्कैटरिंग डिफ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। और आपका बादलों का कलर व्हाइट कौन सी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है? माइक जो माई स्कैटरिंग जो होती है, माई स्कैटरिंग, MIE, माई स्कैटरिंग की वजह से हमें व्हाइट कलर दिखता है बादलों का। ठीक है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से ही आपको जब सुबह सन निकलता है और शाम को जब सन छुपता है, तो ये जो कलर है हमें रेड कलर ज्यादा दिखता है, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये सब दिखते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। रिमोट सेंसिंग में टॉपिक होते हैं, वहां पे आपको एक क्लैरिटी होगी। ठीक है। आपको जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, तो उसकी वजह से पता चलेगा कि आपका जो स्काई का कलर है वो ब्लू और बादलों का कलर व्हाइट दिखता है। ठीक है।
अब कहते हैं solid particulate matter, mainly salt particles, become hygroscopic nuclei and thus help in formation of water drops. वाटर ड्रॉप्स के बाद आपका क्लाउड भी बनते हैं, कंडेंसेशन के बहुत सारे फॉर्म बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होती है। आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो जो अर्बन एरिया में जो स्मोक पड़ती है, अगर उसमें आपकी सल्फर गैस मिल जाए तो वो उस एरिया को पॉइजनस बनाती है, जहरीली बना देती है वो वहां पे स्मोग को। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर है ना आपकी हवा में, ये क्या करते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली यानी कि एक ऐसे न्यूक्ली के उसमें काम करती है जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर इसके चारों तरफ आके चिपक जाता है और चिपक के ये सारे क्या है यहाँ पे कंडेंस हो जाता है। और जब इनका ये ऐसे चिपक जाता है, ठीक है, इसके चारों तरफ और इसके चारों तरफ निकल के चिपक के ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं यानी कि संघनित होने लगते हैं। संघनित का मतलब इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी और आप जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आपकी जो बारिश ये कूल होने लगेगी और आपकी बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बारिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली होती है। बहुत सारे देखो आपके ये इंडिया में भी आपका आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन क्यों करवाई जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वहां पे मॉइस्चर तो है, जैसे देखो यहाँ पे मॉइस्चर तो है, इधर गुजरात के इसमें कच्छ में और रण में यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर तो है, आर्द्रता तो है, नमी तो है, लेकिन आपके क्या है, नहीं है, आपके सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर कंडेंस नहीं हो पाते और कंडेंस नहीं हो पाएंगे तो आपकी बारिश कैसे होगी। तो आपका जो ये आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, आपका आर्टिफिशियल रेनफॉल कराता है। आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे कराता है, बहुत सारे सोर्स है, या तो आपका जो रेनफॉल एयरप्लेन है, एयरप्लेन जाके वहां पे ऊपर उस एरिया में जो है ये स्प्रेड कर देता है। क्या स्प्रेड कर देता है, आपका जैसे आपका सिर्फ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड स्प्रेड कर देता है और सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम करते हैं और फिर उससे जो है बारिश होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में हम जब ऑनसेट ऑफ मानसून, ये मानसून के बारे में पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगी। ठीक है, अब लास्ट में है आपका वाटर वेपर। देखो जो आपका वाटर वेपर है वो गैसियस फॉर्म में होता है यानी कि गैस अवस्था में होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऐसे मत समझो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हमेशा परसेंटेज में शो करते हैं और इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ये आपकी बारिश होती है। यानी कि आपका एक्चुअल, जैसे मान लो एक्चुअल में कितने आपके क्या है, एक्चुअल में आपकी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कितना है और उसमें कितना और मॉइस्चर आ सकता है, इनटू में 100% करके आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100% जब हो जाती है तब आपकी बारिश होती है। बारिश होने के लिए भी आपकी कुछ कंडीशन है और बारिश के लिए ये कंडीशन नहीं है कि हमेशा बारिश ऊंचाई पर ही होती है, यानी कि बहुत नहीं, बारिश के लिए जो ऊंचाई है वो जरूरी नहीं है। बारिश के लिए आपका जैसे ढलान, बहुत सारी जो चीजें जब मानसून आएगा तब करूंगी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है कि जैसे अब आपका इस ये रूम है, इस रूम में कितने वाटर वेपर हैं, इसको बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि इस रूम में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर कितनी और ह्यूमिडिटी ऐड हो सकती है, उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन में जो आपका और ज्यादा ह्यूमिडिटी ऐड हो सकती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इनटू में 100 करके आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेते हो। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है ना एग्जाम में, आपने अगर क्वेश्चन देखे हो तो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, आया यशवंत समझ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
अगर आपको प्रॉपर क्लियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम ह्यूमिडिटी चैप्टर पढ़ेंगे अब इसमें, इसमें क्लाइमेटोलॉजी में, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपका क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में यानी कि गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था का मतलब, गैसियस अवस्था कब बनती है, जब आपका पानी यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से, यानी कि जब आपका लिक्विड गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से आपके वाटर वेपर बनते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू वेपर, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया पानी को वाष्प में बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा पानी की मात्रा में बहुत अधिक स्थानिक और लौकिक भिन्नता है। ये कहते हैं, देखो ये क्या कहते हैं, आपका जो ये वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर में डिफरेंस मिलते हैं। कहीं पे आपके वाटर वेपर ज्यादा, कहीं पे आपके वाटर वेपर कम। अब अगर हम खुद से लगाए तो कहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा वाटर वेपर मिलेंगे हमें इक्वेटोरियल एरिया में। उसके बाद उससे कम मिलेंगे हमारे ये जो टेम्परेट एरिया है, और सबसे कम मिलेंगे हमारे पोलर एरिया में। पोलर एरिया में तो हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और आपको पता है कि पोलर एरिया में हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस कम क्यों होगा। उसके बाद ये कहते हैं, द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर रेंजेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 0.02% बाय वॉल्यूम इन कोल्ड ड्राई एयर ओवर पोलर एरिया टू 5% बाय वॉल्यूम। और देखो, आपका ये दो है, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया में जो आपका वाटर वेपर है वो कितने परसेंट तक है, 5% तक मिलता है, जबकि पोलर एरिया में सिर्फ कितना मिलता है, 0.0 से 2%। अब देखो, ये आप याद रखना कि ट्रॉपिकल एरिया में और आपका 50 से 70 डिग्री लेटीट्यूड पर कितना आपका मिलता है। देखो, आपका ट्रॉपिकल एरिया में जो आपका वाटर वेपर देखो 2.6%, 50 पे 0.9%, 70 पे आपका 0.2%। देखो, आपका एवरेज सबसे आपका अगर बताऊं वाटर वेपर का कितना प्रतिशत मिलता है, तो सिर्फ 4% आपका मैक्सिमम प्रेजेंस होता है वाटर वेपर का। 4% से ज्यादा आपके वाटर वेपर नहीं मिलते हैं। ठीक है, कहीं पे 4 या 5 लिखा हो तो वो 4 या 5 ही आपका आंसर है। ठीक है, अब ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर की तरफ चलते हैं, पोल्स की तरफ चलते हैं, तो आपका जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो क्या हो जाता है, कम होना लग जाए, यानी कि आपका जो वाष्प है, वाष्प का कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो वाटर वेपर है ना, अब ये देखो वाटर वेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं, देखो ये भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। ये आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ये आपकी अर्थ है, और यहाँ से आपकी क्या आ रही है, सन से सोलर वेव आ रही है। तो ये सन की जो वेव है ना, इनको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती, और इसी की वजह से आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, और आपकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें भी इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बात लिख रखी है कि वाटर वेपर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, और आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपका वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। और अगर आपका कहीं पे ओजोन लिखा हो या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो, तो ओजोन को ग्रीन हाउस गैस मत मानना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को आप ग्रीन हाउस गैस में टिक कर सकते हो, और मीथेन भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्यों है ये ग्रीन हाउस है, क्योंकि ये क्या करती है, आपका जो सोलर वेव आती है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो आपका टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव है जो जाती है, उनका क्या करती है, उनको कभी कभी तो ये वापिस रिफ्लेक्ट करके नीचे अर्थ की तरफ भेज देती है, इनको बाहर नहीं जाने देती, और अर्थ के सरफेस को गर्म रखती हैं। ठीक है, कि जल वाष्प को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है, क्योंकि यह आने वाले शॉर्ट वेव सौर विकिरण के कुछ हिस्से को तो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव स्थल विकिरण के बड़े हिस्से को
अवशोषित करती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह को गर्म रखने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर, आपका पूरे एटमॉस्फेयर का 90% जो वाटर वेपर है वो सिर्फ 5 किलोमीटर की हाइट पर मिल जाता है। ये याद रखना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से 5 किलोमीटर तक सारा वाटर वेपर जो है 90% वाटर वेपर मिल जाता है। और ये भी बात याद रखना कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, चाहे आप इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ चल लो, चाहे आप स्ट्रेटोस्फेयर से एक्सोस्फेयर की तरफ चल लो, तो आपका जो वाटर वेपर की मात्रा है उसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपका इफ देयर इज कंडेंसेशन ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक वेपर एट ए टाइम, अगर एक साथ इस सारे वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाता है तो पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी थिक लेयर बन जाती है वाटर की, जिसको पृथ्वी के चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक मोटी थिक लेयर बन जाएगी अगर एक साथ इस वाटर वेपर का क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। और इस कंडेंसेशन की वाटर वेपर की वजह से क्या क्या बनता है, आपका क्लाउड बादल बनते हैं, फोग बनती है, जो आपका ड्यू है, रेनफॉल है, फ्रोस्ट है, हेल स्टॉर्म है। देखो क्या क्या है, एक मिनट, आपका क्लाउड बादल बनते हैं, धुंध है, धुआं, आपका कोहरा है, बारिश है, और आपका पाला है, आपका ओले हैं, बर्फ है, स्नोफॉल है। ये सब इस वाटर वेपर के एग्जाम्पल है। जब तक आपका पानी वाटर वेपर में चेंज होके ऊपर नहीं जाएगा तो तब तक आपका ना तो कंडेंसेशन होगा ना प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन आपका दो तरीके से होता है, तीन तरीके से हो सकता है, आपका सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और आपका गैसेस में भी। एक तो ये होता है कि जब आपका वाटर वेपर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपकी बर्फ पड़ती है, तो उसको बोला जाता है आपका सॉलिड, आपका सॉलिड प्रेसिपिटेशन हुआ है। लिक्विड प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आपका जो ये वाटर वेपर से डायरेक्ट पानी गिरता है, पानी में, लिक्विड में जब चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है लिक्विड, जैसे रेनफॉल, बारिश। और आपका गैसीय अवस्था में कौन सा होगा, जैसे आपके बादल बन गए, आपका फोग, बादल नहीं है, बादल मत लगाना प्रेसिपिटेशन के टाइप में, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होने से पहले ही आपके बादल बन जाते हैं। आपका फोग है, यानी कि आपकी धुंध है, कोहरा है, ये सारे किस में आते हैं, आपके गैसियस में। और आपके सॉलिड में ये ओले भी आते हैं, आइस, स्नोफॉल। ठीक है, और भी इसके टाइप है जो हम प्रेसिपिटेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। सबसे पहली लेयर का क्या नाम है, सबसे पहली लेयर का नाम है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपकी मेसो। मेसो के बाद आपकी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है आपकी एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल। ठीक है, इसका ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम कल करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्लास में करा था, हमने क्या कर लिया था, रिवर के द्वारा जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो कर लिए थे। अब आपका और सी, जो सी वेव है, उसके द्वारा जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो मैंने रिवाइज करवा दिए थे। अब हमारा कौन सा आता है, अब हम पढ़ेंगे एयर के द्वारा जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो। अब तो अब लाइन लगा लो और पढ़ो और लिखो, हवा के द्वारा जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इरोजनल आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सारे मिक्स करके दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है और कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है,
लाइन लगा लो और लिखो आपका विंड से जो आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं, आपका इधर है इरोजनल लैंड फॉर्म और इधर है आपके डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। सबसे पहले विंड के द्वारा जो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म बनता है उसमें है आपका अपवाहन गर्त, यानी कि आपके ब्लो आउट्स। एक मिनट, अब लिखो एयर के द्वारा जो सबसे पहले बनता है इसमें है आपका एओलिन बेसिन, या फिर इसको हम और करके ब्लो आउट, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपवाहन गर्त। उसके बाद सेकंड है इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। थर्ड है आपका मशरूम रॉक्स। ये इंसेलबर्ग वर्ड किसने यूज किया अपनी थ्योरी में? उसके बाद आपका है डेमोसाइल्स, डेमोसाइल्स के बाद है आपका जूजन है, जूजन के बाद आपका यारडांग है, यारडांग के बाद आपका ड्राइकेंटर है, ड्राइकेंटर के बाद आपका स्टोन लेटिस है, स्टोन लेटिक्स के बाद आपका ब्रिज विंडो है। ये सारे क्या है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कौन से हैं? आपके सैंड ड्यून्स हैं, या जिनको हम बारखंस यानी कि रेत के डिब्बे। सेकंड है आपका लोएस का मैदान बनता है। थर्ड है आपका घासी, या घासी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे आपके लैंडफॉर्म वो हैं जो आपके बाय वाटर, पानी और एयर की दोनों की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। सबसे पहले आपका ये है पलाया, पलाया के बाद है आपका बजाड़ा, बजाड़ा के बाद है आपका बालसन, बालसन के बाद है आपका पेडिमेंट। अब ये जो पेडिमेंट है ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, आपका बजाड़ा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, आपकी ये जो पलाया लेक है ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये याद रखना, ठीक है? हो गया ये क्लियर? विंड के द्वारा जो बताया है वो हो गया आपको क्लियर? इसके बाद हम ग्लेशियर के पढ़ेंगे। बताओ बेटे जल्दी से, ये क्लियर हो गया आपको? ये विंड के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? ऐसे ही आपके ग्लेशियर के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं, और आपके ऐसे ही अंडरग्राउंड वाटर के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं। तो आपको वो मैं 2 क्लास होंगी कल भी, तो उन 2 क्लास में हम क्या करेंगे, यही करेंगे। एक में हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के द्वारा जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, और एक में पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बने हैं। और अभी तक मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया है कि इंसेलबर्ग वर्ड किसने अपनी थ्योरी में यूज किया है।
और ये क्वेश्चन जब मैंने करवाया था आपसे तब भी पूछा था। क्या किसी को भी याद नहीं है कि इंसेलबर्ग वर्ड किसने यूज किया है? अजय, यशवंत, बताओ, इंसेलबर्ग वर्ड जो है वो किसने यूज किया है? बताओ बेटे, इंसेलबर्ग वर्ड किसने अपनी थ्योरी में यूज किया? ये मैंने आपको बताया हुआ है, उसके बाद भी आपको याद नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी को रिवाइज करो, उसको साथ में भूलो मत अगर वो हो गया है तो। रिमाइंड नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यशवंत उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि अभी भी कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठे हैं। आपको जो इंसेलबर्ग है वो आपके वोल्टर पेंक ने यूज किया है। आपके 3 मॉडल है जियोमॉर्फोलॉजी में, एक है आपका विलियम मॉरिस डेविस का। विलियम मॉरिस डेविस के खिलाफ किसने दिया है? आपके पेंक ने। और आपका लास्ट में है एलसी किंग का। आपका जो विलियम मॉरिस डेविस का जो विलियम मॉरिस डेविस का जो मॉडल है वो डिपेंडेंट मॉडल है, जबकि आपके पेंक का इंडिपेंडेंट मॉडल है। ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मॉडल क्यों है ये भी याद रखना। और आपके पेंक ने वर्ड यूज करे थे पेनीप्लेन और मोनेडोनोक, वही आपके जो पेंक है, पेंक ने पेनीप्लेन की जगह वर्ड दिया था आपका एंड्रम्फ। और उन्होंने जो रेजिडुअल ये जो हिल्स हैं मोनेडनो की जगह जो यूज किया था वो किया था आपका इंसेलबर्ग। ये देख के आओ दोबारा से, ठीक है? रिवाइज करो, यहाँ से रिवीजन नहीं है आपकी। और अब मिलते हैं कल। आज हमारा क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हो गया है, कल सेकंड टॉपिक हम कवर कर देंगे। और आपकी जो पीडीएफ है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी सेकंड टॉपिक के बाद, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना रिवाइज करो, सिलेबस अच्छे से याद नहीं है आपको। जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी हो चुकी है लेकिन उसकी रिवीजन नहीं है आपको। रिवाइज करो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे दिमाग में आपके क्वेश्चन नहीं बैठेंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो नहीं बैठेगा। ठीक है, ओके यशवंत, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं कल। कल आपकी क्लास सेम टाइम पे 6 से 7 बजे और 8 से 9 बजे होगी।